चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं। क्या पढ़ेंगे? विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं। वैसे हम लोग जानते हैं जो प्राचीन काल के मानव थे या मनुष्य थे, उन सभी लोगों ने अपना बसेरा कहाँ बनाया? नदियों के किनारे। क्योंकि प्राचीन काल के मनुष्यों को, मानवों को नदियों के किनारे पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता था? पानी मिल जाता था, रहने की सुविधा होती थी, वहाँ उनकी फसल की पैदावार बड़ी हो जाती थी। तो बहुत सारे रीजनों कारणों कारण क्या होता है? मनुष्य लोग नदियों के किनारे क्या होते हैं? अपना बसेरा बनाते हैं। इसीलिए प्राचीन काल की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, कहाँ विकसित हुई हैं? नदियों के किनारे। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। तो पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। तो इस सभ्यता को नील नदी घाटी के नाम से भी जानते हैं। मिस्र की सभ्यता को हम लोग किस नाम जानते हैं? नील नदी घाटी के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए तो जो नील नदी है, हम लोग जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और बात किया जाए विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सुएज नहर। कौन सी है? सुएज नहर। और बात किया जाए कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर। ठीक, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो उसको किसने बनवाया था? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक, तो इसी नील नदी किनारे क्या हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। आगे पिरामिड। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। क्या है? मकबरे होते हैं। पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड जो थे मिस्र के राजाओं के मकबरे होते हैं। अर्थात जब मिस्र का कोई भी राजा मरता था तो एक विशेष प्रकार का वो लोग बनाते थे मकबरा, पिरामिड बनाते थे। और पिरामिड में अपने राजाओं को कई दिन तक वो लोग, जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो लोग अपने राजाओं को एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके, एक विशेष प्रकार का नाइट्रोजन का लेप लगा करके राजाओं को उस पिरामिड में, उस चबूतरे में क्या करते थे? रख देते थे। और राजा का शव कई दिन तक रहता था, सेफ रहता था। हम लोग जानते हैं क्या? हम लोग जानते हैं जब घरों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु ऐसे होती है, घर वाले कहते हैं शरीर को तुरंत ले जाओ जलाने के लिए या फूकने के लिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा शरीर होता है, इस पृथ्वी पर जितने, पूरे पृथ्वी पर जितने मनुष्य निवास करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे शरीर में क्या है? बैक्टीरिया निवास करते हैं। तो जैसे हमारा शरीर डेथ होता है, क्या होता है? मृत्यु आता है। तो हमारे शरीर में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो तुरंत क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और हमारे शरीर को अंदर से ही डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, अर्थात सड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं इसकी बॉडी तुरंत ले जाओ यहाँ से। क्या होता है? बैक्टीरिया तुरंत एक्टिव होकर के हमारे बॉडी क्या करते हैं? तुरंत उसको सड़ा लगते हैं, मरने लगता है। इसलिए उसको तुरंत क्या हटाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से ये लोग अपने राजाओं के क्या शव को एक नाइट्रोजन का विशेष लेप लगा के रखते थे। कौन लोग? मिस्र के लोग। हम लोग जानते हैं रामायण में जब राजा दशरथ क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, तो वहां पर क्या हुआ था? अयोध्या के लोगवासी, अयोध्या के क्या लोग, राजा दशरथ के शव को कुछ दिनों के लिए क्या किए थे? भरत नहीं होते हैं तो कुछ दिनों के लिए इसको तेल में रखे थे, उनका सब सुरक्षित सेफ था। उसी प्रकार से मिस्र के लोग भी अपने शव को क्या करते थे? कुछ दिनों को उसको सेफ रखते थे। क्या लगा करके? नाइट्रोजन का लेप लगा करके। ठीक, आगे मिस्र के जो सम्राट थे, मिस्र के सम्राट को कहा जाता है फराओ। पूछा जाता है किस सभ्यता के राजाओं को फराओ के नाम से जानते हैं? ठीक, तो मिस्र के सम्राट को, राजा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फराओ के नाम से जानते हैं। आगे पिरामिड में शव को, पिरामिड में मिस्र के लोग अपने राजाओं के शव को नाइट्रोजन का लेप लगा के रखते थे। इससे क्या होता था? शव कई दिन तक सेफ रहता था, सुरक्षित रहता था। ठीक, आगे पूछा जाए कि विश्व में ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सबसे पुरानी सभ्यता है, तो मिस्र की सभ्यता। कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। नदी के किनारे विकसित हुई सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? चीन की सभ्यता।
तो चीन की सभ्यता जो थी इसका विकास कहाँ हुआ था? वुहांग नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? वुहांग नदी के किनारे। ठीक, तो चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? वुहांग नदी के किनारे। हम लोग जानते हैं तिब्बत से ही, ठीक, चीन से और तिब्बत के बीच में क्या है? सांगपो नदी है। क्या? सांगपो नदी है। और सांगपो नदी से क्या नदी निकलती है? सांगपो स्थान से क्या निकलता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र क्या होती है? ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के किबुथु नामक स्थान से भारत में इंटर करती है। ठीक, और जा करके पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, अर्थात पश्चिम बंगाल में हम लोग गंगा नदी कहते हैं भागीरथी नदी, और आ करके ब्रह्मपुत्र और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। उनको तो हम लोग कहते हैं पद्मा नदी। क्या कहते हैं? उनको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और वहां आ करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, आगे क्या है? चीन की सभ्यता के लोगों ने कपड़े पर लिखने का आविष्कार किया था। कपड़े पर लिखा कैसे आता है? हम लोग जानते हैं जो प्राचीन काल के लोग थे, जो प्राचीन काल के लोग थे, जैसे हो गए वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण। क्या लिखा था? रामायण। तो वहां पर पन्ना नहीं था, पेन नहीं था, वो किस पर लिखे थे? भोजपत्र पर। किस पर लिखे थे? भोजपत्र पर पूरा रामायण संस्कृत भाषा में लिख डाले। बाद में कौन जन्म लिए? महापुरुष तुलसीदास जी ने उस संस्कृत भाषा क्या किया? हिंदी में अनुवाद करके उसका नाम क्या पड़ गया तब? रामचरितमानस। ठीक, तो कपड़े पर लिखने का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? चीन की सभ्यता को लोगों ने, चीन की सभ्यता के लोगों ने। ठीक, अगला कागज का आविष्कार। तो कागज का आविष्कार भी सबसे पहले किसने किया था? चीन के सभ्यता के लोगों ने। अगर बात किया जाए विश्व में सबसे अधिक मात्रा में चाय उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? चीन में। और बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक ना? तो बात क्यों, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर असम में क्या है? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो जब वहां पर बारिश होती क्या होती है? जब मानसून जाता है तो उस पहाड़ी से टकरा करके वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होता है। हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम या चेरापूंजी, मेघालय पड़ता है, तो उसके आसपास में सटा हुआ इलाका है। ठीक, आगे रिक्टर पैमाने का आविष्कार किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो चीन की सभ्यता के लोगों ने। ये रिक्टर पैमाना क्या होता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, भूकंप की पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को किस माप पाता है? रिक्टर स्केल द्वारा, रिक्टर पैमाने के द्वारा। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या हम लोग प्रयोग करते हैं? रिक्टर पैमाना। क्या करते हैं? रिक्टर पैमाना। उस रिक्टर पैमाने का खोज आविष्कार सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो चीन के सभ्यता के लोगों ने किया था। आगे चीन की सभ्यता में दो धर्म प्रचलित थे। चीन की सभ्यता में दो धर्म प्रचलित थे। कौन था पहला? ताओ धर्म। दूसरा क्या था? कन्फ्यूशियस धर्म। तो ताओ धर्म के संस्थापक कौन थे? लाओ से। और कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? फत से। वैसे बात किया जाए विश्व में इस समय, चीन में बात किया जाए तो इस समय चीन में सबसे अधिक मात्रा में एक ही धर्म अधिक मात्रा में कौन है? बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक, तो बौद्ध धर्म इस समय विश्व में क्या है? हर जगह फैला हुआ है। श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, यहाँ पर क्या हो? बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ज्यादा है। हम लोग जानते हैं श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक, तो विश्व में क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग ज्यादा हैं, जैन धर्म के थोड़ा कम है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदी के किनारे हुआ था। किस किनारे? हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था, विकास हुआ था। ठीक, और जिगुरत में जिस प्रकार से मिस्र में जो पिरामिड होता था उसके राजा उसके पिरामिड में रख दिए जाते थे, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में जो जिगुरत होता था इसमें इनके राजाओं के शव को या उनको देवताओं को इसमें रखा जाता था, जिगुरत में। तो जिगुरत में क्या होता था? हड़प्पा सभ्यता के राजा निवास करते थे। ठीक, अगला कुम्हार के चाक का प्रयोग।
कुम्हार के चाक का आविष्कार खोज सबसे पहले किस सभ्यता लोगों ने किया था? तो हड़प्पा की सभ्यता के लोगों ने किया था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता लोगों ने किया था? तो हड़प्पा की सभ्यता लोगों ने किया था। आगे, हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम किस धातु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी? तो कांसा। ये मिश्र धातु है। क्या है? ये एलॉय है, मेटल नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? मेटल। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? ये मिश्र धातु है। तो हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा मिश्र धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। और बात किया जाए मानव ने सर्वप्रथम किस धातु खोज किया था? तो तांबा धातु। कौन सा? तांबा। एक आगे, हड़प्पा का आकार किस आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, टेग्रामेट्रिक। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिकोण त्रिभुजाकार था या त्रिकोणमितियाकार था। ठीक, हड़प्पा से संबंधित जानकारी, हड़प्पा से संबंधित जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी और एक लोग थे राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने क्या किया? हड़प्पा से संबंधित बहुत सारा जानकारी जुटाया। ठीक, हड़प्पा से संबंधित बहुत सारा जानकारी जुटाया और उन्होंने हड़प्पा से संबंधित बहुत सारी क्या चीजें हमको दी है। ठीक, कौन? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। अब बात की जाए, यहाँ पर आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या आता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम लोग कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये पूरा क्या, ये बहुत क्षेत्र में, एक विशाल क्षेत्र में क्या थी? फैली हुई थी। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ तक फैली हुई थी। कहाँ तक? मेरठ तक। ये यूपी का क्षेत्र है मेरठ। ठीक, तो यह जो मेसोपोटामिक सभ्यता था यह पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ तक फैला हुआ था। और पश्चिम में बात किया जाए, पश्चिम में मेसोपोटामिक सभ्यता बलूचिस्तान दास्ता नदी सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। पश्चिम में। कहाँ तक? पश्चिम में। ये लगभग अफगानिस्तान पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका होता है। कौन? बलूचिस्तान। क्या? बलूचिस्तान। तो पश्चिम में जो मेसोपोटामिक सभ्यता था वह बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। और सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी किनारे विकसित हुई हैं। हिंडन नदी, दास्ता नदी। ठीक, अगला क्या है? उत्तर में। तो उत्तर में मेसोपोटामिक सभ्यता मांडा, चिनाब नदी, अखनूर, कश्मीर तक फैला हुआ था। ठीक, तो उत्तर में मेसोपोटामिक सभ्यता कश्मीर तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? कश्मीर तक फैला हुआ था। और बात की जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। कहाँ तक? महाराष्ट्र तक। इसका क्या था? ये बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम लोग यहाँ कुछ पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु की जानकारी प्राप्त हुई? तो मनुष्य को सर्वप्रथम तांबा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? तो मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी? तो तांबा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। मानव की उत्पत्ति के समय उसका नाम क्या था? तो मानव की उत्पत्ति के समय उसका नाम क्या था? ड्रायोफिथेकस। क्या नाम था? ड्रायोफिथेकस नाम था। आगे क्या है? नवपाषाण काल में खोजी गई पहली फसल कौन थी? हम लोग कल पढ़े थे कि मानव द्वारा खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ। उसके बाद क्या नाम आता है? गेहूं। तो इस जौ और जो गेहूं का विकास हुआ था किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही खेती का विकास प्रारंभ होता है, कृषि का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक, तो नवपाषाण काल में खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ थी। आगे अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता, तो इन सभ्यताओं के बारे में सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। और बात की जाए इन सभ्यताओं में जो सड़कों का स्ट्रक्चर था, जो सड़कों का बनावट था,
वो कैसा था, किस अनुपात में था? 1 संबंधित 3 संबंधित 7 के रेशियो में था इनके सड़कों का आकार। अगला, इस काल के लोग जो ईंट बनाते थे उनके ईंटों का जो अनुपात था 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में था। कभी कभार पेपर पूछ लिया आता है। सड़कों का आकार 1:3:1, 1:3:7। ठीक। अगला, ईंट का आकार क्या था, ईंट का अनुपात क्या था, 1:2:3 था। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो गोपद ब्राह्मण में ओम शब्द और गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन है। हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। तो गोपद किसमें? गोपथ ब्राह्मण में ही ओम शब्द और गायत्री मंत्र की क्या महिमा है, ठीक, उसके बारे में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के समय नियमों का वर्णन किया गया है। जब राजाओं का, सम्राटों क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, ठीक, और लोग सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, उस समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो नियम होते हैं, उसके बारे में जानकारी उल्लेख कहाँ किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है सतपथ। क्या है? सतपथ ब्राह्मण। क्या है? सतपथ ब्राह्मण। सबसे मेन क्या है? यही है सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण में राम का कथक उल्लेख है और पुरवरा और उर्वशी की प्रेम कथा का उल्लेख है। ठीक, किसके बारे में? पुरवरा और उर्वशी की प्रेम कथा के बारे में उल्लेख है। और साथ साथ में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन कहाँ से मिलता है हमको? सतपथ ब्राह्मण में। तो सतपथ ब्राह्मण में क्या है? राम कथा के बारे में उल्लेख मिलता है, पुरवरा और उर्वशी की प्रेम कथा के बारे में जानकारी मिलती है, और राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में जानकारी मिलती है। राजा दुष्यंत की बेटे का नाम क्या था? भरत था। उन्हीं के नाम में क्या पड़ा हुआ है? भारत देश का नाम पड़ा हुआ है। ठीक। आगे, मुंडकोपनिषद। क्या? मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? अशोक का स्तंभ, अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक का 13वां, कौन सा? अशोक का 13वां शिलालेख सबसे फेमस शिलालेख है। तो कहाँ पर है? वाराणसी में, सारनाथ में है। ठीक। तो अशोक का जो स्तंभ है, उस स्तंभ में शिलालेख में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की विजय होती है। कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है? मुंडको उपनिषद से। तो मुंडको उपनिषद में क्या लिखा गया है? अशोक के स्तंभ के बारे में जो लिखा गया नीचे, उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जय हिंद, जय भारत।